नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी। ये बताइए कि आपके पास मिनिस्ट्रीज भी हैं, आप पार्टी के काम में भी बहुत बिजी रहते हैं, फिर आपने किताब भी लिख डाली, आपने एक द राइज ऑफ बीजेपी किताब लिख डाली, तो आपके पास वक्त मिला क्या लिखने का, या किसी और ने घोस्ट राइटिंग की है? वक्त तो कुदरत ने दे दिया जी। कोविड आ गया जी। 7 महीने तक सब घरों में बंद हो गए, तो एक लंबे समय की राजनीतिक डायरी लिखी हुई थी। अच्छा। और 7 महीने मिल गए और 2 साल में किताब पूरी कर ली। अच्छा, तो एक बात बताइए, जब आपने राइज ऑफ बीजेपी लिखा तो उसमें जैसे कहते हैं पूरे इतिहास को आपने नहीं लिखा, कुछ कुछ इतिहास को छोड़ दिया। मैंने वो किताब पढ़ी, ऐसा क्यों? मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। ये कहानी व्यक्तियों की कहानी नहीं है, एक पार्टी की कहानी है। ये कहानी एक इंस्टीट्यूशन की कहानी है। ये कहानी उस पॉलिटिकल जर्नी की कहानी है जिस जर्नी में एक नेशनलिस्टिक व्यू को लेकर एक पार्टी का 1950 में जन्म हुआ। उसके बाद एक दौर ऐसा भी आया जब डेमोक्रेसी को बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को जनता पार्टी में मर्ज कर दिया। उसके बाद एक ऐसा भी वक्त आया जब अपने विचार को लेकर वापस से नई पार्टी बनाई और शून्य से शुरुआत करके देश की केंद्रीय राजनीति में वो पार्टी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे में उस पार्टी के विचार, आंदोलन, उस पार्टी की कार्य पद्धति, उसके गवर्नेंस का तरीका और उसका एक्सेप्टेबिलिटी कैसे आया, ये पूरी यात्रा मैंने इसमें लिखी है। इसलिए इसमें पर्सनालिटी का क्लैश नहीं है, ये एक वैचारिक अधिष्ठान की यात्रा है। क्या बीजेपी के राइज में जो ये हुआ कि एक हिंदुत्व जोर शोर से और उसमें फिर नेशनलिज्म का एक जो, तो ये दोनों चीज, हिंदुत्व और नेशनलिज्म के जोर को, उसके कारण ही बीजेपी बढ़ी, या बीजेपी में के पड़ाव में तमाम और वैसी आइडियोलॉजीज थी जिनको कि आपको लगता है कि उन्होंने शायद बेस दिया होगा आप लोगों को? ऐसा है कि हिंदुत्व कहना, नेशनलिज्म कहना, ये कोई विरोधाभासी नहीं है। कुल मिलाकर के इसका अर्थ ये लगा सकते हैं कि हम एक कल्चरल फ्लो के हिस्से हैं, हम एक सांस्कृतिक विरासत के हिस्से हैं। तो जब किसी भी देश को अपने गौरव के साथ उठना होता है तो उस सांस्कृतिक विरासत को प्राप्त करने के लिए उसके जो अच्छे वैल्यूज़ हैं, उसके जो अच्छे मूल्य हैं, उसके आधार पे अपने नई रचना को और आगे की दृष्टि को खड़ा करना होता है। तो इस कोई विरोधाभासी विषय नहीं है। लेकिन अगर आगे खड़ा करना हो पॉलिटिकली तो क्या करना हो, तो उसके लिए आपको लोगों का मैंडेट लाना होगा सरकार बनाने के लिए, और सरकार लोगों के जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी होनी चाहिए, जिसको कहते हैं कि राइट टू लिव विद द डिग्निटी। तो बीजेपी की पूरी जो यात्रा है वो गवर्नेंस, विचार, आंदोलन और उसके लिए जिन लोगों ने कमिटेड होकर के काम किया, उन सब की कहानी एक किताब में लिखने की कोशिश की। जो देखा गया कि 2011-12 के बाद जो जिस तरह से अग्रेशन से बीजेपी उतरी, और उसमें 2 लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा, मोदी जी का या अमित शाह का, जो एक अग्रेसिव हिंदुत्व को या नेशनलिस्ट फ्लेवर को लेकर के वो आगे बढ़े, उसका एक बीजेपी की इतनी बड़ी, संसार की, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, उसमें बहुत बड़ा उसका हाथ रहा। तो क्या आप इन दोनों के कंट्रीब्यूशन को, और जब आप वाजपेयी जी और आडवाणी जी के कंट्रीब्यूशन को देखते हैं, तो हाउ डू यू, आप इन लोगों को नापते कैसे? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि समय और परिस्थिति के हिसाब से जैसे जैसे पार्टी बड़ी हुई, पार्टी को वैसा ही नेतृत्व मिलता चला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व बीजेपी के सबसे बड़े एक्सपेंशन में बहुत सहायक सिद्ध हुआ। अटल जी और आडवाणी जी के नेतृत्व में पार्टी ने शून्य से शिखर तक की जगह बनाई, और उससे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय पार्टी का जन्म हुआ, और दीनदयाल जी के नेतृत्व में इसको एक आइडियोलॉजिकल बेस मिला। उस आइडियोलॉजिकल बेस का जो सबसे बड़ा फायदा हुआ कि बीजेपी को ऐसे डेडिकेटेड लोग मिले जो हालांकि नेतृत्व में कहीं नज़र नहीं आते, जो पर्दे पे कहीं नज़र नहीं आते, लेकिन जिन्होंने उस समय विपरीत परिस्थितियों में अपने व्यवसाय को छोड़ के, अपने परिवार को तकलीफ देते हुए, अपने व्यक्तिगत जीवन में तकलीफ देते हुए एक डेडिकेटेड कार्यकर्ता की तरह इस पार्टी को जगह जगह फैलाने का काम किया। तो किसी के भी योगदान को कम नहीं आंका जा सकता, लेकिन हाँ,
अटल जी, आडवाणी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित भाई, राजनाथ जी, और उन सब ने अपने समय में एक श्रेष्ठ नेतृत्व देने का काम किया, और पार्टी के और भी नेताओं की वरिष्ठ श्रृंखला रही जिन्होंने इसमें काम किया। आपको संगठन का आदमी माना जाता रहा है कि हमेशा आप संगठन के लिए काम करते रहे हैं, तो जब आप संगठन को आप बढ़ा रहे थे और जब इतने सारे लोग ऑब्वियसली लोग भी तो इसलिए जुड़ रहे थे ना कि उनको लग रहा था कि पार्टी जो है वो सत्ता में आ रही है, तो लोग जुड़ते हैं। तो आपको लगता है कि जो लोग आपके संगठन के साथ ज्यादातर जुड़े वो सिर्फ और सिर्फ आइडियोलॉजी के कारण जुड़े हैं या सत्ता के कारण जुड़े? देखिए, किसी भी पार्टी का जब एक्सपेंशन होता है तो वो लोगों के एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए होता है। जो मैंडेट होता है वो अच्छा गवर्नेंस चलाने के लिए होता है, और जब आप मैंडेट के लिए जाते हैं तो आपको व्यापक स्तर पर लोगों का जन समर्थन चाहिए होता है। पार्टी को भी आवश्यकता होती है और लोगों को भी आवश्यकता होती है, लेकिन जो लोग पार्टी में आते हैं उनको इतना तो स्वीकार ही करना पड़ता है कि जिस पार्टी में हम जा रहे हैं उसकी विचारधारा, रीति नीति, कार्य पद्धति क्या है। अगर वो उसको ऑब्जर्व करते हैं तो फिर वो भी पार्टी के बन जाते हैं, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और एक्सपेंशन अगर नहीं करेंगे तो पार्टी विस्तार कैसे करेगी? इसलिए कोई आ रहा है तो स्वार्थ से आ रहा है, ऐसा मानना मैं ठीक नहीं मानता। लेकिन आपको लगता है कि आरएसएस की आइडियोलॉजी से कि या सपोर्टेड आइडियोलॉजी कह लीजिए, उससे एक पार्टी निकली, जनसंघ निकला और फिर वो बीजेपी, तो अब आरएसएस की आइडियोलॉजी की कितनी छाप है बीजेपी के ऊपर? नहीं, पहली बात तो आइडियोलॉजी में कोई अंतर नहीं है, मैं तो कोई डिस्टिंग्विश नहीं मानता। दोनों का उद्देश्य जो है, जब जनसंघ भी बना तब ऐसा एक विषय आया था कि क्या आरएसएस को खुद पार्टी बन जाना चाहिए, पार्टी बना लेनी चाहिए। उस समय आरएसएस के सरसंघचालक श्री गुरुजी ने कहा था कि हमारा काम जो है वो नेशनलिस्टिक मूवमेंट के लिए व्यक्ति निर्माण का कार्य है। ऐसे लोग खड़े करें जो देश के लिए काम करे, और एक क्षेत्र में काम ना करे, समाज के अनेक क्षेत्रों में काम करे। कोई किसानों के क्षेत्र में, कोई मजदूरों के क्षेत्र में, कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई वकीलों के क्षेत्र में, कोई सेवा के क्षेत्र में, कोई वनवासी समाज के क्षेत्र में, और अब तो पर्यावरण जैसे विषयों को लेके भी आरएसएस के स्वयंसेवक काम कर रहे हैं। तो कुछ लोग ये प्रेरणा लेके राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करें। कुल मिलाकर समाज के सभी क्षेत्रों में अच्छे लोग आए, ये आरएसएस की भूमिका है। तो हमारा कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है नहीं, हम एक ही आइडियोलॉजी से काम करते हैं। तो अच्छा ये बताइए कि तो फिर इसमें बड़ा भाई छोटा भाई कौन है? आरएसएस बड़ा भाई है कि बीजेपी अब बड़े भाई की भूमिका में आ गई है? ये एक वैचारिक दृष्टि से परिवार है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटर रिलेटेड है पर इंटर डिपेंडेंट है। अच्छा, लेकिन आपने बात क्लियर नहीं की कि बड़ा भाई कौन है। नहीं, ऐसी कोई विषय ही नहीं है, सब इंटर रिलेटेड है और इंटर डिपेंडेंट है। आरएसएस का जो मॉरल इन्फ्लुएंस है वो बीजेपी पर है। तो मॉरल इन्फ्लुएंस बड़ा छोटा नहीं होता है, मॉरल इन्फ्लुएंस के लिए एक निष्ठापूर्वक जीवन होता है। अगर मेरा किसी पे मॉरल इन्फ्लुएंस है तो बड़ा होने के लिए नहीं, वो कोई आग्रह के साथ बड़ा होना नहीं है, लेकिन वो एक डेडिकेशन, एक समर्पण वाला जब जीवन होता है तो उसको स्वीकार किया जाता है। मॉरल संबंध ज्यादा है। आप इलेक्शन विनिंग जो एक टीम है बीजेपी के, उसके आप मेंबर भी हैं, जो हर जगह जाती और इलेक्शंस को जितवाती है, उस टीम के आप मेंबर भी हैं। तो आप एक बताइए कि एक तो आपकी ड्यूटीज पर यूपी में नहीं लगी, मणिपुर में लगी है। मणिपुर में लगी है, लेकिन मणिपुर थोड़ा दूर है। आप हमेशा कभी बिहार के प्रभारी रहे, आप कभी गुजरात के प्रभारी रहे, इस बार यूपी में लोग भूपेंद्र यादव टच मिस कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पार्टी में सबकी जिम्मेदारियां तय होती हैं, और जहाँ पे जिम्मेदारी होती है, और हमारा जो उत्तर पूर्व जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र भी बहुत चुनौतीपूर्ण है, और पार्टी के सभी नेताओं को सभी चीज़ों को समझना चाहिए। जितना उत्तर भारत इम्पोर्टेंट है उतना ही उत्तर पूर्व भी इम्पोर्टेंट है, उतना ही दक्षिण भी इम्पोर्टेंट है, और देश के हर हिस्से को जानने का अगर पार्टी अवसर देती है तो किसी भी कार्यकर्ता के लिए सौभाग्य का विषय होता है। अच्छा ये बताइए, किस तरीके से आज की डेट में आप उत्तर प्रदेश का चुनाव देख रहे हैं? अखिलेश यादव की तरफ भगदड़ मची पड़ी है। लग रहा है कि बीजेपी के जितने लोग आए थे, जितने सहयोगी बनके एक पूरी बीजेपी तैयार हुई थी 2014 में या 2017 में, 19 में, उसमें जैसे अखिलेश यादव की तरफ से सेंध लगी हुई है, सब भाग भाग के जा रहे उधर। ऐसा क्यों? चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, दारा सिंह चौहान हो, इसका दूसरा परसेप्शन देखिए,
पिछले 3 चुनाव में जब 17 का चुनाव हुआ था तो 2 लड़के मैदान में उतरे थे और कहा था अब ये 2 लड़के यूपी को हिला देंगे। क्या हुआ? आज दोनों 2 रास्तों पे हैं। आज तो वो कहते हैं मेरी भूल हो गई कि मैं कांग्रेस से मिला। फिर जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो बहन जी से मिले तो लोगों ने कहा नहीं नहीं वो तो केमिस्ट्री थी, ये मैथमेटिक्स है, ये बहुत स्ट्रांग है। क्या हुआ उस मैथमेटिक्स का? तो ये आप जब कंसिस्टेंसी के साथ अपने एक प्रयोग पे नहीं रह सकते तो आप किसी प्रदेश को एक स्थान पे कैसे ले जा सकते हैं? जब आप 5 साल में 2 बार अपने पार्टनर बदलते हैं, अपनी विचारधारा बदलते हैं, तो यूपी की जनता कैसे मानेगी कि आप यूपी के प्रति निष्ठावान हैं? ये मिथक है, टूट जाएगा चुनाव के बाद। लेकिन आज की डेट में क्यों जा रहे हैं आपके सीनियर जो जा रहे हैं, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, पर जो मिथक खड़ा किया जा रहा है चुनाव के बाद टूट जाएगा। आपको लगता है कि एक तरफ बीजेपी जो है वो हिंदुत्व और के एजेंडे को लेके आगे बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में, और अखिलेश यादव इसको बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड का चुनाव कर रहे हैं? नहीं, वो क्या चुनाव कर रहे हैं? मैंने तो कोई उनका आज तक पूरा लंबा भाषण सुना नहीं है। क्या विषय कर रहे हैं मेरे को कोई ध्यान में नहीं आता है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक लंबे समय के बाद बैकवर्ड क्लास को जो एक संवैधानिक दर्जे का जो कमीशन चाहिए था वो देने का काम प्रधानमंत्री जी ने करा। नीट की परीक्षा में लंबे समय से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की ओबीसी के बच्चों को दिक्कत देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। यूनिवर्सिटी में जो ओबीसी बच्चे आए थे और जब रोस्टर प्रणाली का विषय आया तो कानूनी संशोधन करके वो देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे हमारी मुद्रा योजना हो, चाहे हमारी उज्ज्वला योजना हो, चाहे हमारी उजाला योजना हो, उन सारी योजनाओं के माध्यम से समाज के सभी वर्गों में, चाहे अमीर हो चाहे कोई किसी भी वर्ग का हो, जिसकी जहाँ पर योजना की आवश्यकता है, जहाँ स्टार्टअप में नए नौजवानों के लिए आवश्यकता है, वहाँ मुद्रा में गरीब व्यक्ति को लोन देने की भी आवश्यकता है। तो सबका साथ सबका विकास की हमारी संकल्पना में समाज के सभी वर्गों को यथा योग्य स्थान देना रहा है। तो जो लोग नारों से भरमा रहे हैं और जिन्होंने कानून व्यवस्था की स्थिति यूपी में खराब करी, जो लोग नारों से भरमा रहे हैं, आज तक कोई लोहिया जी पे या समाजवाद पे एक शब्द नहीं बोल पाए, और जो लोग 2 चुनाव में 2 पार्टनरों के साथ फेल हो चुके, वो तीसरे पार्टनर के साथ चल जाएंगे तो उनका रिपोर्ट कार्ड तो दिखाता नहीं है। नहीं, लेकिन एक परसीव्ड नोशन जिसको कहते हैं वो तो लग रहा है ना कि आज की डेट में लोग सपा की तरफ चले जा रहे हैं, लोग अखिलेश यादव के पास जा रहे हैं, और चुनाव जो है वो बाइपोलर हो गया है। जब भी चुनाव जब होता था, मल्टीपोलर चुनाव होता था, तो हमेशा बीजेपी को फायदा होता था। लेकिन इस बार जिसे लग रहा है कि ये बाइपोलर इलेक्शन, क्या बीजेपी को, आपको लगता है कि इस बाइपोलर इलेक्शन होने के कारण बीजेपी की सीट जो है वो काफी कम होंगी? मुझे नहीं लगता। ये आपका परसेप्शन है, आपके परसेप्शन में से आप मुझसे प्रश्न पूछ रही हैं। मुझे इसका कोई ठोस आधार नहीं दिखता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि बीजेपी को कितनी सीट्स आ जाएंगी? हम प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। योगी जी ने एक अच्छा शासन दिया है। योगी जी ने कोरोना के काल में यूपी के लोगों की सेवा करी है। यूपी में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है। आज यूपी अराजकता से निकलकर इन्वेस्टमेंट वाला यूपी बन रहा है। यूपी के लोगों की आकांक्षाओं के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 5 सालों में काम दिया है, जनता का आशीर्वाद हमें फिर मिलने वाला है। हम फिर से यूपी में सरकार बनाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि मायावती जी से लोग कहते हैं कि बीजेपी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई, सही है? वो हमारे एकदम विरोध में है। हमारा उनका कोई राजनीतिक विचार समान नहीं है। पर बहुत दिख नहीं रही हैं। लोग कह रहे हैं उनकी पार्टी का अपना काम करने का तरीका है। वो अपने क्षेत्र में काम करती है और हम 2 ध्रुवों पे राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के राजनीति कर रही है। अच्छा, प्रियंका गांधी भी, कांग्रेस भी बहुत एक्टिव हुई और उन्होंने 40% विमेन के रिजर्व के लिए सीट्स की बात की, और इनफैक्ट जब आज डिक्लेयर किया
तो उसमें उन्होंने दिया है, काफी विमेन महिलाओं को उन्होंने सीट दिया है। इसका इम्पैक्ट बीजेपी को पड़ेगा? प्रियंका जी और अखिलेश जी में कंपटीशन है। वो एक वर्ग को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं, अखिलेश जी दूसरे वर्ग को कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। नहीं ये तो लेकिन मैं देखिए आपसे दोनों तरीके से सवाल पूछ रही हूं। वो भी एक वर्ग आधारित राजनीति कर रहे हैं। हाँ। ये भी एक वर्ग आधारित राजनीति कर रहे हैं। हम सर्व समाज के लिए काम कर रहे हैं। ये आपने अपने आप को तमगा दे दिया। तमगा नहीं। हाँ? मैंने सही विचार आपके सामने रखा है। ये क्योंकि ये ऐसा क्यों हो गया है कि इस बार की, क्योंकि आपको ये प्रश्न पूछना चाहिए कि प्रियंका जी आप केवल एक ही वर्ग के लिए क्यों काम कर रही हैं? अखिलेश जी आप केवल एक ही वर्ग के लिए काम क्यों कर रहे हैं? आप 100% के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? हो सकता है मे बी उनकी स्ट्रैटेजी में ये लगता हो कि हम इतने ही वर्ग के लिए करेंगे तो उसका फायदा हमें ज्यादा होगा। यही अंतर है, वो लोग स्ट्रैटेजी के लिए जीते, हम मिशन के लिए जीते। That's a smart one कि वो हम मिशन के लिए जीते, आप अपनी सब चीज को मिशन के अंदर कर देंगे और वो अगर कुछ करेंगे तो उनकी स्ट्रैटेजी होगी। वो उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। मैंने तो आपको स्पष्टीकरण दिया ही है। लेकिन एक बात बताइए, यूपी में इस बार बहुत चैलेंजेस है बीजेपी के लिए, इतना तो आप मानेंगे? देखिए हम हर चुनाव को चैलेंज मानते हैं, हम लोगों के सामने नतमस्तक होकर के जाते हैं। हम ये मानते हैं कि अल्टीमेटली लोकतंत्र में जनता का आदेश सबसे बड़ा होता है और उस आदेश के लिए हम जनता के पास जा रहे हैं, अपनी 5 साल की उपलब्धियों को लेकर के जा रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि एक लंबे समय के बाद उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार आई जिनके मुख्यमंत्री पर किसी प्रकार का निजी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, जिन्होंने 2 वर्ष के कोविड के कार्यकाल में बहुत मेहनत करी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को इन्वेस्टर्स को आकर्षित करके इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन का बेस बनाया, जिन्होंने समाज के सभी वर्गों की सेवा करी और जो अपनी व्यक्तिगत छवि में भी एक ऐसी परंपरा से आते हैं जो किसी भी प्रकार की सामाजिक छुआछूत को नहीं मानता। उस नाथ परंपरा के एक अच्छे साधु के रूप में उन्होंने अपने जीवन को सार्वजनिक रूप से और ईमानदारी से जिया है, तो उनके नेतृत्व में यूपी आगे बढ़े। हम जनता के पास ये निवेदन लेकर के जा रहे हैं। अच्छा भूपेन जी, आपकी किताब पर वापस आते हैं, मैं ये समझना चाहती हूँ कि इसमें 2 चीज मुझे मिसिंग लगी आपकी किताब में। एक तो ये मिसिंग लगा मुझे कि आपने बाबरी मस्जिद डिमोलिशन का जिक्र नहीं किया जी। वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पड़ाव कह सकते हैं कि बीजेपी के ग्रोथ में। क्यों? मैंने किया है, मैंने पूरा चैप्टर राम जन्मभूमि पे लिखा है और मैंने लिब्रान कमीशन की रिपोर्ट में राजनाथ सिंह जी का लोकसभा का भाषण और अरुण जेटली जी का राज्यसभा का भाषण दिया है कि कांग्रेस ने कितना मैं शब्द कहने जा रहा था, कितना दुर्भावनापूर्ण तरीके से बीजेपी को बदनाम करने के लिए कमीशन बनाया। कमीशन भी कांग्रेस के टाइम में बना, रिपोर्ट भी कांग्रेस के टाइम में आई और आप अगर उसको पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि कैसी कॉन्स्पिरेसी थी। लेकिन राम जन्मभूमि मूवमेंट का पूरा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, पूरा नेशनलिस्टिक एस्पेक्ट मैंने पूरा लिखा। मैंने कोई चीज को छोड़ा नहीं। बाबरी मस्जिद डिमोलिशन की बात कर रही हूं, मैं ये कह रही हूँ कि आपके उसमें आपने लिब्रान कमीशन की बात तो की है। वो आखिर हाँ। बाबरी मस्जिद का जो डेमोलिशन था वो तो उसका तो पूरा आयोग कांग्रेस ने लिब्रान कमीशन बनाया था और लिब्रान कमीशन का जब निष्कर्ष आ गया और पार्टी के 2 शीर्षस्थ नेताओं ने भाषण दिए लोकसभा में और राज्यसभा में, तो इतिहास का पार्ट है। विश्लेषण होना चाहिए बुक कोई क्रोनोलॉजिकल इवेंट नहीं है, बुक विश्लेषण है कि उस परिस्थितियों में किस प्रकार से बीजेपी को बदनाम किया गया। मैंने दिया है पूरा। अच्छा एक और चीज मिसिंग थी उसमें और वो है गुजरात का राइट्स। लिखा है, उसके बारे में भी लिखा है। प्रधानमंत्री जी ने उस समय जो मुख्यमंत्री थे 24 घंटे के अंदर किस प्रकार से सेना को बुलाया वो भी लिखा है। और बाद में कांग्रेस ने जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके, सीबीआई का दुरुपयोग करके किस तरीके से अमित शाह जी को और मुख्यमंत्री जी उस समय जो नरेंद्र मोदी जी थे और गुजरात सरकार को किस तरीके से षड्यंत्र किया, मैंने दिया है। आप एक किताब लिख करके क्या आपको लगता है कि आप इतिहास की कुछ चीजों को डाइवर्ट करना चाहते हैं वहां से? मैंने अपना विश्लेषण तटस्थता और निष्पक्षता के साथ किया है। ये बताइए, क्या आप बीजेपी के लोगों को या उनके लीडर्स को हमेशा ये लगता रहा क्या कि आपकी या आपकी पार्टी की जर्नी का सही आकलन कभी नहीं हुआ है क्या?
ऐसा आप लोगों को लगता है क्या? हाँ, इस जर्नी को पेंट करने की कोशिश की गई। नेहरू जी के समय से अनावश्यक इसको कम्युनल कहने की चेष्टा की गई और कल्चरल नेशनलिज्म के इशू पे क्वेश्चन उठाए गए। अडवाणी जी ने सूडो सेकुलरिज्म का जो विषय उठाया था वो एक बहुत सही विषय उठाया था। इस देश की जो सांस्कृतिक चिन्ह उनको समाप्त करने की बात की गई। माइनॉरिटी के जीवन स्तर में सुधार नहीं किया गया, लेकिन उनको केवल वोट बैंक बना के कुछ राजनीतिक पार्टियों ने अपना बंधक बनाने की कोशिश करी। ये सारे विषय ऐसे हैं जिनका सही और निष्पक्षता से मूल्यांकन नहीं हो पाया। अब समय है कि उनका सही तरीके से एकेडमिक जगत में भी मूल्यांकन होना चाहिए। आप लोग कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो विश्वास जोड़ने के लिए एक जो मुस्लिम्स हैं उनको आप लोग, आपकी पार्टी की अब आइडियोलॉजी कैसी होगी, उनको आप कैसे जोड़ेंगे? बिकॉज उनको जोड़ना, उनका वो भय निकालना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा हमारी राजनीति के लिए। सबका साथ का अर्थ होता है कि सरकार 125 करोड़ भारतीयों की है और प्रधानमंत्री जी आने के बाद यही कहते हैं कि मैं 125 करोड़ भारतीयों के प्रति समर्पित हूँ। सबका विकास का अर्थ यही होता है कि सरकार की नीतियों में और कार्य पद्धति में कोई भेदभाव ना हो। इसलिए जब उज्ज्वला योजना देते हैं तो किसी की जाति और धर्म पूछ के नहीं देते। हम हर गांव में बिजली पहुंचाने की बात करते हैं तो कौन गांव में रहते हैं ये नहीं देखते। हम हर गांव में सड़क पहुंचाने की बात करते हैं तो कौन गांव में रहता है हम ये नहीं देखते। हम आयुष्मान योजना का स्वास्थ्य का कार्ड बांटते तो किस जाति का है वो नहीं देखते। हम जब किसान सम्मान निधि को खातों में 10 करोड़ में पहुंचाते हैं तो ये नहीं देखते हिंदू किसान के में जा रही है, मुस्लिम किसान में जाती है। तो सबका साथ माने प्रधानमंत्री जी का 125 करोड़ का वचन, सबका विकास माने सरकार की प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कार्य योजना, और निश्चित रूप से जब ये सकारात्मकता हम करेंगे तो सबका विश्वास भी पैदा होगा। चलिए, भूपेंद्र यादव जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आमने सामने में बीजेपी के सीनियर लीडर और केंद्र में मंत्री भूपेंद्र यादव जी। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।